हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ नेट लाइसेंस का पीवाईक्यू लेके आए हैं, जो ऑलरेडी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों शिफ्ट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो आए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी जो जो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं, जैसे आज मैं कुछ इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और और अभी एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है, 2 मंथ का टाइम है, क्योंकि अक्टूबर तो खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर 2 महीने का टाइम है। जनवरी में लगभग हम लोग सोच सकते हैं कि एग्जाम होगा, तो उसके लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, पीवाईक्यू को देखते रहिए कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ऑलरेडी बहुत सारा सेशन है पीवाईक्यू का हम हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको जाके देख लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप देख लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फर्दर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बाकी कुछ कुछ सीएसआर का टॉपिक का जो श्योर शॉर्ट टॉपिक होता है, उस रिलेटेड कुछ कुछ वीडियो हमारे चैनल में है, उसको एक बार जाके देख लीजिए। छोटा छोटा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग उस पर डिस्कस किए, जो श्योर शॉर्ट मतलब हर आपको सीएसआर नेट लाइसेंस एग्जाम में मिल जाएगा क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके अंदर से आया है। वो श्योर शॉर्ट जो जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर किए हैं, वो चैनल पे है, आप लोग जाके एक बार देख लीजिए। तो आज अभी कुछ कुछ इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है जो न्यू है, मतलब हम लोग उसको उतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो न्यू कॉन्सेप्ट है, उसको लेके आए हैं। जो इस बार सीएसआर का जो नेट लाइसेंस का एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उसमें पूछा गया था, तो उसको हम लोग आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था इकोलॉजी का, जहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एम्प्टी फॉरेस्ट। एम्प्टी फॉरेस्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पता करना होगा, उसके बाद हम लोग इसको कर पाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, हम लोग जनरली ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं है। तो एम्प्टी फॉरेस्ट का मतलब ये होता है जनरली, एम्प्टी फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था भाया द कैंट एच रेडफोर्ड के, जो साइंटिस्ट है इकोलॉजिस्ट है, उसके थ्रू दिया गया था एम्प्टी फॉरेस्ट। एम्प्टी फॉरेस्ट का मोटा मोटी मीनिंग ये है कि कोई एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जहाँ पे भाया द ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या है, जहाँ पे लार्ज मैमल्स एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब उस इकोसिस्टम में, वही इकोसिस्टम में कोई लार्ज मैमल्स नहीं है, बट फॉरेस्ट में बहुत सारा ट्रीज वगैरह है, बट लार्ज मैमल्स नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है मेनी लार्ज एनिमल्स आर ऑलरेडी इकोलॉजिकली extinct in vast area of neotropical forest where the vegetation still appears intact। मतलब जहाँ पे वेजिटेशन तो इंटैक्ट है, बट लार्ज एनिमल्स का आपका एक्सटिंक्ट हो चुका है ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो इसको बोलता है एम्प्टी फॉरेस्ट। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कैंट एच रेडफोर्ड के थ्रू, ये वाला कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसके बाद अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग अगर क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एम्प्टी फॉरेस्ट। एम्प्टी फॉरेस्ट तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एब्सेंस ऑफ द लार्ज ट्रीज, नहीं ये गलत है। लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी ड्यू टू द नेचुरल रीजंस, नहीं ये भी गलत है। हम लोग अभी बोल चुके कि जहाँ पे आपका लार्ज एनिमल्स या मैमल्स एक्सटिंक्ट है, बट आपका वेजिटेशन वहां पे इंटैक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हैबिटेट वॉइड ऑफ द लार्ज मैमल्स ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट्स, तो यही ऑप्शन सही हो रहा है। बाकी फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है, लॉस ऑफ हैबिटेट, नहीं ये गलत है। तो यह से क्या पता चल रहा है कि थर्ड ऑप्शन सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइए। अब और एक दूसरा
इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये भी इस बार इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि द स्टेटमेंट गिवन बिलो इंडिकेट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन, मतलब कोई एक जियोग्राफिकल रीजन का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, जैसे कंटेंट्स एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक एनिमल्स, contains at least 1500 species of the endemic vascular plants. Option C में has lost 70% of its original natural vegetation and ऑप्शन डी पे क्या है, has lost 30% of its original natural vegetation। तो कुछ कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद क्या बोला है, which one of the following combination represent the correct criteria for declaring an area as a biodiversity hotspot। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए कोई एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले एक बार पता कर लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म कौन कॉइंड किए थे। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज कॉइंड बाय द नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स 1988 पे ये वाला कॉन्सेप्ट दिए थे। तो सबसे पहले टू क्वालिफाई एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एन एरिया मस्ट मीट टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स। तो ये मेन पॉइंट है कि 1500 स्पीशीज ऑफ द वास्कुलर प्लांट फाउंड है। तो ये आपका मेन है एज ए एंडेमिक, मतलब उस रीजन का एंडेमिक होना चाहिए 1500 स्पीशीज ऑफ द वास्कुलर प्लांट को। और क्या है, हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन। नेटिव जो वेजिटेशन था उसका 70% लॉस हो गया। तो ये दो जो मेन कैरेक्टर है, ये दो मेन कैरेक्टर अगर कोई जियोग्राफिकल रीजन फुलफिल कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो अभी तक तो टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब रिकॉग्नाइज हुआ है, टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिकॉग्नाइज हुआ है। उनमें से इंडिया में कितना है, इंडिया में उनमें से 4 रीजन है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। एक हिमालयन और दूसरा वेस्टर्न घाट और तीसरा इंडो बर्मन रीजन और चौथा सुंदरलैंड। तो ये जो 4 रीजन है ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्यों बोला है, तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन में जो जो कैरेक्टर बोला है, कौन कौन सा कैरेक्टर आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को फुलफिल करता है। तो यह से कौन कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको कि कंटेंट एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ द एंडेमिक वास्कुलर प्लांट्स, ये सही है। और दूसरा क्या है, हैज लॉस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। तो ये दोनों ऑप्शन ये से सही हो रहा है, बी और सी। तो बी और सी आपका ये वाला ऑप्शन में सही है, तो ये ऑप्शन सही हो रहा है ऐसे। तो अभी के लिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट को आप लोग देख चुके हैं कि एम्प्टी फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं। ये लोग हम लोग स्किप कर देते हैं, उतना पढ़ते नहीं है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ते जाइए। और कोई तरीके से अगर सेम क्वेश्चन ना भी आए और कोई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये आप लोगों का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है जो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर, ये आपका कैंसर का क्वेश्चन है। एक कैंसर clinic is treating 4 unrelated patients suffering from the chronic myelogenous leukemia CML के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि CML 4 पेशेंट है जो लोग अनरिलेटेड है, उनका CML का डायग्नोसिस किया गया है कोई एक सेंटर में।
A researcher sequenced the Philadelphia chromosome for leukemic cell of 3 patients and makes the following statement. तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट क्या है, द डीएनए सीक्वेंस वाज आइडेंटिकल इन द ट्रांसलोकेशन ब्रेकेज रिजॉइनिंग सेक्शन इन ऑल ल्यूकेमिक सेल इन 4 पेशेंट्स। ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, द डीएनए सीक्वेंस वाज आइडेंटिकल इन ऑल ल्यूकेमिक सेल्स फ्रॉम पेशेंट 1 बट एवरी पेशेंट हैज ए डिफरेंट टीबीआर। टीबीआर मतलब यहाँ पे जो बोला गया है ट्रांसलोकेशन ब्रेकेज एंड रीजॉइनिंग सीक्वेंस। और दूसरा क्या बोला है, ऑल पेशेंट है ट्रांसलोकेशन बिटवीन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 9 एंड क्रोमोसोम 22। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है, ऑल पेशेंट हैव ट्रांसलोकेशन बिटवीन लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 9 एंड शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 22। तो ये हम लोग देख लेते कि सीएमएल कॉन्सेप्ट या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है ये, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बार देखिए, सीएमएल या क्रॉनिक माइलॉइड जो ल्यूकेमिया होता है ये जनरली होता है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के वजह से। सीएमएल जो होता है ये आपका क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, देखिए क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22 इन दोनों के ट्रांसलोकेशन के वजह से, रॉबर्टसोनियन जो ट्रांसलोकेशन बोलते हैं उसके वजह से होता है। यहाँ पे 2 जीन रहते हैं। देखिए क्रोमोसोम 9 का जो लॉन्ग आर्म है ये लॉन्ग आर्म है, और क्रोमोसोम 22 का जो लॉन्ग आर्म है, इन दोनों में 2 पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट रहता है। 9 पे रहता है एबीएल जीन, देखिए 9 पे रहता है एबीएल जीन, और 22 पे रहता है बीसीआर जीन। इन दोनों जब ट्रांसलोकेशन होता है दोनों लॉन्ग आर्म का, तो ये एक क्रोमोसोम बनता है जिसको बोलते हैं ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम, और एक फिलाडेल्फिया शॉर्ट क्रोमोसोम बनता है जिसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब देखिए ये जो बीसीआर और एबीएल दोनों जब फ्यूजन हो, यहाँ पे जब ट्रांसलोकेशन होता है यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है बीसीआर और एबीएल का। बीसीआर और एबीएल ये जो फ्यूजन प्रोटीन होता है ये कॉन्स्टिट्यूट एक काइनेज होता है जो हमेशा सेल को ग्रोथ कराते हैं, तो इसके वजह से कैंसर होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्या है कि क्रोमोसोम 9 का लॉन्ग आर्म और क्रोमोसोम 22 का लॉन्ग आर्म जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है, बीसीआर और एबीएल जीन का फ्यूजन होता है जो एक काइनेज है जो कि क्या करता है, कैंसर को कॉज कराता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसका जीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए बहुत सारा ब्रेक पॉइंट है। बीसीआर का ब्रेक कहाँ ब्रेक होके फ्यूजन हो सकता है, देखिए ये मेजर ब्रेक पॉइंट, माइनर ब्रेक पॉइंट, ये सब ब्रेक पॉइंट है ना। यहाँ पे भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे भी ब्रेक हो सकता है। जब मतलब वेरियस रीजन में ब्रेक होगा तब ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेक और फ्यूजन होता है ये वेरी करता है। तो हमेशा दूसरे सेम पेशेंट में सेम सेल में रहेगा, बट दूसरे पेशेंट में ब्रेक और रिजॉइनिंग अलग अलग हो सकता है ना। तो यह से अगर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर सीधा आप ऑप्शन सी पे जाएंगे कि ऑल पेशेंट हैव ट्रांसलोकेशन रीजन लॉन्ग आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम 9 एंड 22, तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। शॉर्ट आर्म तो नहीं है ना, तो डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों का ही लॉन्ग आर्म का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। अब देखिए बी ऑप्शन पे जाइए, द डीएनए सीक्वेंस वाज आइडेंटिकल इन ऑल ल्यूकेमिक सेल फ्रॉम पेशेंट 1 है। अगर एक कोई पर्टिकुलर पेशेंट का सब सेल में सीक्वेंस सेम रहेगा, बट अगर आप दूसरे पेशेंट में जाएंगे तो सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ब्रेकिंग और रिजॉइनिंग अलग अलग होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो एवरी पेशेंट हैज ए डिफरेंट टीबीआर सीक्वेंस, तो यहाँ से इन दोनों ऑप्शन सही होता है। फिर भी ये ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं क्या बोला है, द डीएनए सीक्वेंस वाज आइडेंटिकल इन द ट्रांसलोकेशन ब्रेकेज एंड रिजॉइनिंग सेक्शन इन
ऑल ल्यूकेमिक सेल इन ऑल पेशेंट, नहीं ऑल पेशेंट में नहीं होगा, ये कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट में रीजॉइनिंग और ट्रांसलोकेशन ब्रेकेज और रीजॉइनिंग आइडेंटिकल होगा, बट जब पेशेंट दूसरा हो जाएगा ये वेरी कर जाएगा। तो यह से बी और सी ऑप्शन सही है, तो यह से ऑप्शन 2 सही है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन किया है। बाकी हम लोग रिसेंट कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट सीरीज लेके आएंगे, जो 2 महीने के जो एग्जाम गैप है, जो एग्जाम होगा जनवरी में, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और कुछ कुछ पहले से श्योर टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग चैनल पे डिस्कस मतलब एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसको जाके एक बार देख सकते हैं आप लोग, तो उसको देख लीजिए। और आप लोगों को और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे बता सकती है, तो हम लोग उसको सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो बाय बाय गाइज।